18 मई 1974 सुबह के 8:05 तब रेगिस्तान में एक ऐसा धमाका होता है जिससे सिर्फ जमीन नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति का संतुलन बिगड़ जाता है। पर अजीब बात क्या है, जिस वक्त यह धमाका हुआ दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी CIA को इसका भनक तक नहीं लगा। उस समय अमेरिका की जासूसी उपग्रह लगातार भारत पर नजर रखे हुए थे, फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने उन्हें चकमा कैसे दिया। और सबसे बड़ा सवाल, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने एक परमाणु परीक्षण क्यों किया और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के उस टॉप सीक्रेट मिशन की परतें खोलेंगे जिसने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1974 में नहीं बल्कि 1944 में हो गई थी, जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के लिए एक संस्थान की नींव रखी। शुरू में हमारा मकसद सिर्फ बिजली बनाना और खेतों में कृषि का सुधार करना था। नेहरू जी का विजन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर वक्त बदला। 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हमें हार और 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। असली मोड़ आया 1971 के युद्ध में, जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए हिंद महासागर में परमाणु संचालित USS इंटरप्राइजेस भेज दिया। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समझ आ गया कि बिना परमाणु सुरक्षा कवच के भारत की संप्रभुता कभी सुरक्षित नहीं होगी। सितंबर 1972 में उन्होंने वैज्ञानिकों को हरी झंडी दे दी, तैयारी शुरू करो। इस मिशन की सबसे खास बात थी इसकी गोपनीयता। सिर्फ 75 वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम इस पर काम कर रही थी, जिसे परमाणु एन्क्लेव कहा गया। टीम के लीडर थे डॉक्टर राजा रमन्ना, जो पूरे प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। उनके साथ थे डॉक्टर होमी सेठाना, जिन्होंने ईंधन यानी प्लूटोनियम का इंतजाम किया, और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जैसे धुरंधर, इन्होंने बम के डिजाइन पर काम किया। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हथियार ग्रेड प्लूटोनियम। भारत के पास साधन सीमित थे। उन्होंने कनाडा के दिए क्रूस रिएक्टर से प्लूटोनियम निकाला और पूर्णिमा नामक एक स्वदेशी रिएक्टर बनाया, ताकि यह समझा जा सके कि परमाणु चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। उनके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि प्लूटोनियम सिर्फ एक ही बम बनाने के लायक था। अब आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। 1974 के दशक में भी अमेरिका के पास ऐसे सैटेलाइट थे जो जमीन पर खड़ी एक छोटी कार को भी देख सकते थे। तो पोखरण के खुले मैदान में चल रहे इतने बड़े काम को कैसे छिपाया गया। भारत ने इस्तेमाल किया विजुअल स्टेबिलिटी सिस्टम। सारा भारी काम और खुदाई सिर्फ रात के अंधेरे में होती थी। सुबह होने से पहले सारी मशीनों को वापस उसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता था जहां वो विकल थी, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ भी बदला हुआ न लगे। खुदाई से निकले रेतों को ढेरों में नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें प्राकृतिक रेत टीलों की शक्ल दी गई। सबसे दिलचस्प बात यह आता है कि डॉक्टर राजा रमन्ना और उनके साथी वैज्ञानिक वहां सेना की वर्दी पहनकर घूमते थे, ताकि अगर कोई भी देखे भी तो उसे लगे कि यह सैन्य रूटीन अभ्यास चल रहा है। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री को इसका कोई खबर नहीं था। इंदिरा गांधी के सिर्फ 2 खास सलाहकारों को इस योजना का पता था। स्माइलिंग बुद्धा एक इम्प्लोशन टाइप उपकरण था। इसका वजन लगभग 1400 किलो था और इसमें 6 किलो विखंडनीय प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ। इसके ट्रिगर सिस्टम को फ्लावर नाम दिया गया था, क्योंकि इसकी संरचना कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। इसे जमीन से 107 मीटर नीचे एल शेड गड्ढे में रखा गया था। वैज्ञानिकों का मकसद था कि धमाका जमीन के अंदर ही रह जाए और कोई भी रेडियोधर्मी बाहर न फैले। 18 मई की सुबह कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थी। जैसे ही बटन दबाया गया, धरती फटी और एक विशाल गड्ढा बन गया। सफलता मिलते ही डॉक्टर रमन्ना ने दिल्ली में फोन किया और कोड भाषा में कहा। बुद्ध मुस्कुरा दिए। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए यह कोड वर्ड चुना गया था। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा। हमने दुनिया को बताया कि हम इसका इस्तेमाल माइनिंग और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए करेंगे, लेकिन दुनिया इतनी नादान नहीं थी। इस धमाके के बाद भड़कंप मच गया। कनाडा ने अपना सहयोग रोक दिया और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, और इस परीक्षण के बाद दुनिया ने NSG बनाया ताकि भारत जैसे देशों को तकनीक न मिल सके। इंदिरा गांधी ने इसे परमाणु भेद कहा, क्योंकि बड़े देश खुद बम रखना चाहते थे पर दूसरों को रोकते थे। लेकिन इस गौरव के पीछे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक वैज्ञानिकों की प्रयोग नहीं, यह एक संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं। इस नींव पर 1998 का पोखरण 2 हुआ, लेकिन पहला पोखरण सिर्फ एक शुरुआत था। असली खेल तो 24 साल बाद 1998 की उसी तपती दोपहर में शुरू हुई। इसने सुपर पावर अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। सोचिए, CIA के पास दुनिया की सबसे एडवांस सैटेलाइट थी, फिर भी भारत की सेना और वैज्ञानिकों ने उनकी नाक के नीचे 5 परमाणु बम फोड़ दिए। उन्हें पता तक नहीं चला। आज की कहानी उस धोखे की है जिसे इतिहास ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानता है। क्या ये सिर्फ धमाका था या भारत का दुनिया के जोहरियों को दिया गया एक तगड़ा जवाब था? चलिए समझते हैं। परीक्षण के 1974 के परीक्षण के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा
दुनिया चाहती थी कि भारत सीटीबीटी पर साइन करे, जिसका सीधा मतलब था हम अब कभी परमाणु टेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद की समस्या अलग थी। एक तरफ चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान चोरी छिपे न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने टेस्ट की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने उसे पकड़ लिया और भाई दबाव से मिशन को रोक दिया गया। अब 1998 में 17 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका आदेश था अब और इंतजार, हमें ये काम करना ही होगा। इस बार जो हमें CIA ने भारतीय को इलेक्ट्रोस नाम की जासूसी सैटेलाइट तैनात कर दी। इस मिशन के दो हीरो थे, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और R चिदम्बरम जी। इन्होंने जो रणनीति अपनाई वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम बने मेजर जनरल नटराज। वे हमेशा सेना की वर्दियों में ही साइट पर जाते थे। वैज्ञानिक सैटेलाइट के रोटेशन और हवा की दिशा का हिसाब रखते थे। जैसे ही सैटेलाइट ऊपर से गुजरता सारा काम रोक दिया जाता और रेगिस्तान में ऐसे जगह बनाई गई जहां जानबूझकर फालतू काम किया जाता था ताकि अमेरिका के जासूसों का ध्यान भटका रहे, असली लोगों पर नजर न जाए। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पोखरण में 3 धमाके एक साथ 50 और पूरा इलाका थर्रा गया। 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। पूरी दुनिया सम्मत थी। वाशिंगटन में हड़कंप मच गया क्योंकि अमेरिका इंटेलिजेंस का ये सबसे बड़ा फेलियर था। अटल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ एक लाइन कहा, टुडे इंडिया इज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब भारत सिर्फ शांतिपूर्ण बम की बात नहीं कर रहा था, भारत ने साफ कर दिया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर है और अपनी सुरक्षा करना जानते थे। Test conducted today using a fission device, a lowering device, and a control nuclear device. The major themes are divided in the spectrum. Major men want to confirm that there was no release of the UFC in the China. These were continued explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने तुरंत भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हमारी इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन भारत झुका नहीं। और अटल जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दिलचस्प बात यह थी कि कुछ ही सालों में अमेरिका की भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, जिसने भारत को वो सम्मान दिला दिया जो किसी और नॉन एनपीटी देशों को नहीं मिला। भारत ने दुनिया को सिखाया कि शांति तभी बनी रहती है जब आप कमजोर नहीं है बल्कि बराबर के ताकतवर हो। दोस्तों, पोखरण 2 सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, ये भारत की इच्छा शक्ति की जीत थी। इसने साबित किया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और वैज्ञानिक निस्वार्थ हो तो दुनिया की कोई भी जासूसी एजेंसी भारत को रोक नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल छोड़ जाता हूँ कि तो अगर पोखरण 2 विफल हो जाता या किसी कारणवश टल जाता, तो अमेरिका का हमारे प्रति व्यवहार क्या होता, पाकिस्तान का हमारे ऊपर दबाव क्या होता, क्या उसकी रणनीति होती। इस पर आपकी क्या राय है? मैं हूं सत्य पाटिल, आप देख रहे हैं सत्तर जी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।